हेलो एवरीवन, दिस इज अजय शुक्ला, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट टारगेट विद आलोक। तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि लगातार आपको एमटीएस की क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से मिल रही हैं, जिसमें आप कहीं ना कहीं अपने टॉपिक से रूबरू होते हैं, आप परिचित होते हैं आप उन सभी टॉपिक से जो आपके एग्जाम में लगातार बनते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। यानी आप एमटीएस की जब बात करें तो एमटीएस में चाहे वॉइस की बात करें या नरेशन की बात करें या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंस या फिर आर्टिकल या प्रीपोजिशन या सिंटैक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, लगातार बनते रहे हैं और बनते भी रहेंगे। आपको कल के क्लास में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे एक्चुअल में, जिस तरीके से एग्जाम में बनते हैं, वो सभी माइन्यूट थिंग्स को मैंने एक्सप्लेन किया था जो एक्चुअल में आर्टिकल से रिलेटेड थे। आज के भी इस सेशन में आप देखेंगे कि वॉइस का एक नजरिया क्या होना चाहिए। आज के इस सेशन में न केवल आप वॉइस के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बल्कि वॉइस से रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी देखेंगे, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उनकी भी आपको आइडिया लगेगी। आप बहुत कुछ परिचित होंगे नए नए कॉन्सेप्ट से और नए नए तरीके से। आप अक्सर अभी तक एकेडमिक में पढ़ते चले आए हैं कि सर वॉइस को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखते हैं, लेकिन आज आपको अलग तरीके की फीलिंग होगी कि कैसे आप विद इन फ्यू सेकेंड्स यानी 5 to 6 सेकेंड्स में आप किस तरीके से अप्रोच आप डेवलप करें कि आप उनके क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। बहुत सेशन बहुत ही आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही कायदे से आपको चीजें समझने में आने वाली हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट्स कहलाएंगे। आप देखते ही आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में। और आप देखते हैं कि जैसे एसएससी की बात करें हम, तो एसएससी के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं कि आना तय ही है, जिसमें से वॉइस एक है। यानी वॉइस से आप चाहे सीएचएसएल के ले लीजिए या फिर आप एमटीएस के एग्जाम को ले लीजिए, सीपीएसआई की बात कर लीजिए या फिर सीजीएल की बात कर लीजिए, सब में वॉइस से बनता ही है। चाहे आप प्रीलिम्स को देखें या मेंस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरीके से आप अगर और एग्जाम में बात करेंगे तो वॉइस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के इस सेशन में आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो टॉपिक जैसा कि लिखा है वॉइस, तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरा ये कहना है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे आर्टिकल की कल हमने फाउंडेशन बताई थी कि किस तरीके से आप आर्टिकल को समझें और जानें, ठीक उसी तरीके से आज पहले मैं आपको वॉइस बताऊंगा, उसकी बेसिक चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्चुअल में चेंज करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जब हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, वो चीजें आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। मतलब आप क्वेश्चन को जब कर रहे हो तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमेशा सेट ही रहना चाहिए। आज उन सभी पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो 5 से 10 मिनट जो होगा आपका, ध्यान से सुनिएगा, 5 to 10 मिनट्स जो होगा वो केवल ओरिएंटेड होगा बेसिक कॉन्सेप्ट पे। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा थोड़ा सा एडवांस लेवल की ओर। तो शुरू के 10 मिनट बहुत जो लोग जानते होंगे उनके लिए वो रिवीजन होगा और जो लोग नहीं जान रहे होंगे वो कहीं ना कहीं वो नई चीजों को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू के 10 मिनट आपका केवल ओरिएंटेड होगा बेसिक कॉन्सेप्ट पे। जब मुझे फील हो जाएगा आपके कमेंट सेक्शन को देख करके कि हाँ अब आप चीजों को समझने लगे हैं, अब आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गई, तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगा एडवांस की ओर। हाल अलग पढ़ेंगे थोड़ा सा हट करके, ठीक है। अब बात करते, आइए शुरुआत करते हैं। अब यहां पे वॉइस से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें मैं करूंगा। वॉइस टॉपिक है अपना वॉइस, ठीक है। अब वॉइस जब हम बात करते हैं तो वॉइस को एक्चुअल में यहां पे एक होता है एक्टिव और एक हो जाएगा पैसिव। यानी एक होगा आपका एक्टिव वॉइस, तो पहले हम एक्टिव देखेंगे और दूसरा क्या होगा पैसिव वॉइस, ठीक है, ये पैसिव। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो एक्चुअल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो पैसिव वॉइस में हमें कौन कौन सी बातें एक्चुअल में हमें समझना होगा, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो उन बातों को हमें दिमाग पर रखना जरूरी बन जाता है। आखिर उन पॉइंट्स को समझते हैं। पहली बात, एक चीज आप याद रखिएगा कि सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हैं, ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हैं, तो किसी भी सेंटेंस को जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो पहली बात तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज अवश्य करेंगे। यानी किसी भी स्थिति में, ठीक है, हाँ, किसी भी स्थिति में आप जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब अवश्य यूज होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप मेन वर्ब की बात करते हैं तो अभी मैं बताता हूं मेन वर्ब होती क्या है, उसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि जब आप पैसिव में आप चेंज करेंगे
तो मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आता है, तो आप हमेशा लिखेंगे कि मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आना चाहिए। ठीक उसी तरीके से इन जनरल जो नया वाला ऑब्जेक्ट होगा, यानी जब एक्टिव से आप पैसिव में चेंज करते हैं तो नए वाले ऑब्जेक्ट के पहले आप हमेशा प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा सा स्टार मार्क लगा देता हूं। स्टार मार्क लगाने के पीछे का कारण है कि हर सेंटेंस में नए वाले ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाई आए कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि जनरली हम प्रीपोजिशन बाई यूज करेंगे, बट आप प्रीपोजिशन बाई के बिना भी पैसिव वॉइस का निर्माण संभव है। वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है उनको भी हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। होप करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसको बताने से पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए जो आपके लिए जरूरी है। वो ये है कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको तीन चीजों की समझ बेहतर होनी चाहिए। एक, सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, दूसरा वर्ब होना चाहिए, तीसरा आप ऑब्जेक्ट को पता होना चाहिए। यानी सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो तीन चीजें बेहद ही जरूरी होती है। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और साथ ही साथ आप ऑब्जेक्ट की आपको बेहतर समझ होगी। अगर इनकी समझ नहीं है तो आप किसी भी स्थिति में आप एक्चुअल में पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब होगा क्या कि आप ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं और सब्जेक्ट को उठा करके आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ले जाकर के ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को आप ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। अब जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अब सब्जेक्ट, ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट होगा। और कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे नया वाला सब्जेक्ट। यानी कौन सा बनेगा, तो आपका जवाब होगा ये नया वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। और जैसा कि ऊपर मैंने लिखा था कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस का निर्माण संभव नहीं है, यानी आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और फिर यही जो वर्ब है अर्थात ये मेन वर्ब जो होगी वो थर्ड फॉर्म में आप चेंज कर देंगे। उसी तरीके से ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को उठा करके आप क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब ये पॉइंट क्या होगा, ये बनेगा ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के पहले आप प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। तो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट कौन सा लिख दिया, नया वाला। ठीक है, इतना बस आपको समझना है। यानी ये पॉइंट्स देखिएगा, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है अब सब्जेक्ट बन गया और इस सब्जेक्ट को आपने बना दिया ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ये नया सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। आप कभी भी याद रखिएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस का निर्माण पैसिव वॉइस में, यानी एक सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी होता है, हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आप मेन वर्ब की जब बात करेंगे तो मेन वर्ब किस फॉर्म में आएगी, तो लिखा जाएगा थर्ड फॉर्म में। अभी अगर मान लीजिए आपको नहीं पता कि सर थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो मैं शॉर्ट में अभी बता दे रहा हूं थर्ड फॉर्म क्या होगा। दूसरा, मैंने क्या बोला, नए वाले ऑब्जेक्ट के पहले आप क्या लगाएंगे, तो आप जरूर लगाएंगे प्रीपोजिशन बाई। अब यही सब्जेक्ट था, आपने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नया वाला होगा। दूसरा, अब आप यहां पे एक लाइन देख लीजिए, शॉर्ट में आपको समझ में आने लगे, जिससे कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राइट। ठीक है, एक वर्ड मैंने लिखा राइट, इसका सेकेंड फॉर्म आप लिखेंगे रोट, RO यानी WROTE। फिर इसी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, एक्चुअल में आप बोलेंगे रिटन। मैं ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे राइटिंग। ठीक है, इसको आपने क्या लिखा, राइटिंग। और फिर इसी तरीके से आप लिखेंगे यहां पे राइट्स। ठीक है, ये तो अब इस फॉर्म को आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसको बोलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसको बोलते हैं V5 यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होगी, तो आपका जवाब होगा यस। मेन वर्ब की कितनी फॉर्म होंगी, तो आपका जवाब होगा यहां पे 5 फॉर्म्स होते हैं। तो ये V1 है, यहां पे V2 है, ये V3। तो आपको पैसिव वॉइस में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, थर्ड फॉर्म की। अब मैं 2-3 वर्ब लिख रहा हूं, आप यस, मैं 2-3 वर्ब लिख रहा हूं, मैं चाहूंगा एक बार आप इसको क्लियर कर दें कि इसमें इसका फॉर्म्स लिख के बताएं।
मैं सभी से पूछ रहा हूं, एक मैंने लिखा गो, इसी तरीके से मैंने लिखा स्पीक, ठीक है, स्पीक। इसी तरीके से दूसरा मैं लिख रहा हूं प्ले, ठीक है, प्ले। मैं चाहूंगा इसका सेकेंड फॉर्म यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म सभी लोग लिख के बताएं। कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होता क्या है। जब मुझे इस बात की क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप एक्चुअल में इसके सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म को आप समझ गए हैं, तो मैं आपको एक्चुअल में समझा सकूंगा एक्टिव से पैसिव वॉइस। और थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानते हैं कि नहीं। नहीं, हाँ, वो आपके ऊपर है अनुज जी। इसका सभी लोग, मैं चाहूंगा इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जैसे यहां पे राइट, रोट, रिटन, यहां पे राइटिंग, राइट्स मैंने लिखा है, ठीक उसी तरीके से आप गो, स्पीक और प्ले का लिख के दिखाइए, तो मुझे ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ आपको मेन वर्ब के फॉर्म के बारे में पता है। बहुत अच्छा, यस अनुज जी, करते चलिए, ठीक है। अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, तो जवाब होगा यहां पे वेंट होगा। इसी तरीके से यहां पे क्या होगा, गॉन। यहां पे आप क्या लिखेंगे, तो आपका जवाब होगा गोइंग। और फिर यहां पे क्या होगा, तो आपका जवाब होगा गोज होगा। होगा कि नहीं? वेरी गुड। स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक होता है, स्पोक, ठीक है, स्पोक होगा। इसी तरीके से इसको आप बोलेंगे स्पोकन, यहां पे आप बोलेंगे स्पीकिंग, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्पीकिंग। इसी तरीके से इसको आप बोलेंगे स्पीक्स, वेरी गुड, यहां पे स्पीक्स बोलेंगे। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब यहां पे प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, प्लेड होगा, ठीक है, ये। और इसी तरीके से इसमें आप लिखेंगे प्लेइंग, और इसके नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्लेज, ठीक है, ये हुआ ना, बिल्कुल क्लियर है यहां पे, ठीक। तो हमें किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत पड़ेगी, यानी हमें इसकी जरूरत है। पैसिव वॉइस में इस फॉर्म की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैं देख पा रहा हूं अशोक जी हैं, किशोर जी हैं, यस, परिधि जी हैं, आस्था जी हैं, इसी तरीके से दीपदास जी हैं, पंकज जी हैं, अश्वनी जी हैं, काफी लोग इसको रिप्लाई कर पा रहे हैं, फूलचंद भी है, कृतिका जी हैं, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। अब इसका मतलब आपको थर्ड फॉर्म के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। मुझे ये बात क्लियर हो गई कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, वेरी गुड। अब बात आती है अगले पॉइंट की, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा बढ़ रहा हूं, इतना आपने सभी लोगों ने लिख दिया। अब मैं चाहूंगा एक बार सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस में याद रखिएगा सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना है। सेंटेंस में बस हमें सब्जेक्ट बता दीजिएगा कौन सा है और ऑब्जेक्ट बना दीजिए, यानी हमें दो चीजें आपको बताना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। मैं बस इतना जान जाऊं कि आपको क्लियर फॉर्म में है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप पहचान ले रहे हैं, तो मतलब अब वॉइस का समस्या आपका सॉल्व हो जाएगी। लगभग 90% आपकी समस्या यस क्लियर हो जाएगी। वेरी गुड अनूप जी। अब सब्जेक्ट के स्थान पे इस चीज का ख्याल रखिएगा, चाहे आप सब्जेक्ट की बात करें या फिर आप ऑब्जेक्ट की बात करें, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, चाहे आप ऑब्जेक्ट की बात करें या फिर आप सब्जेक्ट की बात करें, इनके स्थान पे दो ही चीजें आ सकती हैं। क्या? या तो ये एक नाउन हो सकता है या तो ये एक प्रोनाउन होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट के स्थान पे या तो एक नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि एक नाउन हो सकता है और एक प्रोनाउन, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब के साथ, यानी जो मेन वर्ब होगी मुख्य क्रिया, जैसे आपने देखा ना मेन वर्ब वो होती है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आप यहां पे मेन वर्ब के साथ यहां पे आपको करना क्या है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यहां पे या तो आप कौन लगा के पूछ लेंगे, ठीक है, या क्या। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की अगर हम फाइंड आउट करें, ऑब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब के साथ यहां पे क्या या किसे लगाएंगे, ठीक है, किसे। इससे जो जवाब मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में फाइंड आउट करने का आपको तरीका बता रहा हूं हिंदी के सेंटेंस की। अब मैं 2-4 सेंटेंस लिखता हूं, उस सेंटेंस में बस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आप बता दीजिए, जिससे मुझे क्लियर हो जाए कि हां अब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान हो गई, आपको बेसिक आइडेंटिटी आपको पता है किसके बारे में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आप तो एकदम रेडी है सर, पूछ के तो देखिए, आप बस पूछ लीजिए, हम तो तैयार है, एकदम एक बार में बता देंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर आप मेन वर्ब पहचान गए,
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान गए, तो अब पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है। बस आपको मैं टेक्निक बता दूंगा, तरीका, और क्वेश्चन मैं आज लेके आया हूं। क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप देखते ही कुछ सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चंस को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म और सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। ठीक है, अब बात आती है यहां पे, मैंने कहा एकदम सिंपल सी बात। ठीक है, मैंने कहा ही ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हेल्प्स मी। इन सभी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताइए। इन जितने भी सेंटेंस में लिख रहा हूं इसमें आपको सब्जेक्ट भी बताना है, ऑब्जेक्ट भी बताना है। फटाफट बताइए सभी लोग। मैंने कहा यू टीच मी, ठीक है। फिर मैंने कहा मोहित, ठीक है, हैज पेड, ओके, यहां पे मोहित हैज पेड द बिल। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इन सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताएं। फिर मैंने कहा यू शुड, ओके, रेस्पेक्ट मी, ठीक है, यू शुड रेस्पेक्ट मी। ये कुछ सेंटेंस है, और जितने लोग हैं इसमें, इस सेंटेंसेस में एक्चुअल में आप सब्जेक्ट भी बताएं और ऑब्जेक्ट बताने का प्रयास करें। पहले वाले में बताइए ही ऑलवेज हेल्प्स मी, मैंने सेंटेंस लिखा, इसमें सब्जेक्ट भी बताना है, ऑब्जेक्ट भी बताना है। वेरी गुड। सभी लोग, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, सभी लोग प्लीज कोशिश करें जवाब देने का कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पूरी कोशिश करिएगा। हाँ, सौरभ कुमार जी, पंकज जी, परिधि जी, एग्जिस्ट जी, कृतिका जी, अनुज जी, वेरी गुड। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिए कि एक्चुअल में गिवन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये बात मुझे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि मुझे जानना पड़ेगा ना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, अब यहां पे देखिए, ये आपका क्या है, तो आपका जवाब होगा ये सब्जेक्ट है। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस वाले की, तो ये मेन वर्ब होगा, और हमेशा मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। यानी किसी भी सेंटेंस में जब आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे तो ये किसके बाद आएगा, तो आपका जवाब होगा ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, मेन वर्ब के बाद आएगा। यहां पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है, ये आपका हेल्प्स है। इसके बाद ये क्या है, मी, इसको आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये क्या होगा, तो आप बोलेंगे यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरीके से ये आपका सेंटेंस क्या है, इसमें आप देखेंगे तो ये होगा सब्जेक्ट, और इसी तरीके से ये मेन वर्ब, और इसके बाद ये जो होगा ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, इसके बाद द बिल क्या है, तो आपका जवाब होगा ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसे आप ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वेरी गुड। यहां पे आपका ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये आपका मेन वर्ब है, और इसके बाद इस वर्ड को आप देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मतलब ये बात क्लियर हो गई, सबको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चला, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो मेरा यानी हमेशा मेरी मदद करता है। कौन मदद करता है, तो जो कौन का जवाब मिलेगा, यहां देखिए, आपने कहा वो हमेशा मेरी मदद करता है, कौन, तो कौन का जवाब मिला, वह, तो ही क्या हुआ, यस। ऑलवेज एडवर्ब है क्या, यस सचिन जी, ऑलवेज एडवर्ब है, ऑफ कोर्स। तो कौन करता है, तो आपका जवाब होगा ही। फिर मैंने कहा किसकी मदद करता है, किसकी, ठीक है, ठीक है, तो आप यहां पे मिलेगा मेरी। ठीक है, तो किसे, तो जवाब मिला मेरा, तो मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर मैंने कहा यू टीच मी, कौन पढ़ाता है, आप क्या निकले, यानी कौन का जवाब मिला, तो जो मिलेगा सब्जेक्ट होगा। किसे, तो किसे का जो जवाब मिलेगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर देखिए मैंने क्या बोला, मोहित हैज पेड द बिल, मोहित ने बिल का भुगतान कर दिया है। किसने, यानी कौन, तो कौन का जो जवाब मिलेगा सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, किसे पे किया है, तो आप बोलेंगे बिल को पे किया है। फिर मैंने कहा कि यू शुड रेस्पेक्ट मी, यानी आपको मेरा सम्मान करना चाहिए, है ना। तो कौन, तो आपका जवाब मिलेगा यू। किसकी, तो आपका जवाब होगा मेरी। तो इसका मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझ लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक यह बात सबको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए, अब अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, यहां पे
कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर के एक कदम आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक लाइन में पूरा ब्रीफ कर दूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत टेंस की समझ है, अगर आपको थोड़ा बहुत टेंस की समझ है, तो बस सिंपल से तरीके में आप समझिएगा। हाँ, वॉइस पढ़ा रहा हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत टेंस पहचानना आता है, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, ये मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, अलग से इज, एम, आर और फिर मेन वर्ब किस फॉर्म में होगा, तो आपका जवाब होगा थर्ड फॉर्म में। बहुत अच्छे से आपको समझना है, मैंने क्या बोला, इज, एम, आर और उसके साथ क्या आएगा, V3। वहीं पे आप कॉन्टिन्यूअस अगर बना दें, इसी को आप कॉन्टिन्यूअस कर दें, ठीक है, इसी में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर दें, तो पता है आप इज, एम, आर तो लगाएंगे, इज, एम, आर तो आप लगाएंगे ही, अलग से क्या जोड़ देंगे, तो आपका जवाब होगा अलग से आप बीइंग का यूज करेंगे और फिर V3 का यूज कर देंगे। पूरा चार्ट आपको बना देता हूं, आप बिल्कुल, आप किसी भी स्थिति में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगेन देखिएगा, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप हैव, हैज तो लिखा पाएंगे ही, अलग से आपको क्या लगा देना है, बीन लगाना है, बीन और प्लस V3 लगा देंगे। ये देखिए, ये V3 कंडीशन बनेगी। अगला देखिए, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट की मैं बात करूं, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर था, इज, एम, आर है कि नहीं, तो अब आप बोलेंगे यहां पे वॉज और वर लग जाएगा, ठीक है। वॉज वर के साथ आपको क्या लगा देना है, तो जवाब मिलेगा V3। आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, वॉइस का मतलब खत्म। यस, आपको कितनी यानी दिक्कत कभी नहीं होगी, बस पॉइंट देखिएगा, यहां पे इज, एम, आर था, यहां वॉज वर हो गया, यहां पे पास्ट, यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था और यहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फटाफट आंसर बताइए, होगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ, तो वॉज वर आप लिखेंगे एज इट इज, अलग से जो आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें आप बीइंग लगा देंगे, और पता है बीइंग लगाने के बाद क्या आएगा, तो जवाब होगा V3। आएगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ सर। फिर यहां पे देखिए, पास्ट परफेक्ट आप बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड आपको लिखा लिखाया मिलेगा, आपको बस अलग से क्या जोड़ना है, बीन और फिर आप लगा देंगे V3, बस। आया कि नहीं, वॉइस की चिंता खत्म। आज के बाद वॉइस जो टेंस का होगा ना, उड़ा दोगे आप, बस देखें और तुरंत अजय सर की क्लास याद आएगी, वाह सर मजा आ गया, वो वाली फीलिंग आएगी आपको। बस ध्यान से देखना, नजरें इधर टिका के, बस बोर्ड की ओर, दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हाँ, आप बिल्कुल, आपका अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये समझिएगा। अगला फ्यूचर की बात करेंगे ना, तो बस शैल विल तो आएगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में कुछ नहीं करना है, बस शैल और विल तो आपको लिखा लिखाया मिलेगा ही, अलग से क्या जोड़ना है, बी लगा के V3 की कंडीशन बना देना है, बी लगा के V3। और लास्ट पॉइंट है यहां पे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की कंडीशन बनेगी। ये देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, आपको शैल और विल तो लिखा लिखाया मिलेगा, आप बोलेंगे हाँ सर, और आपको हैव भी लिखा लिखाया मिलेगा, अलग से आपको जो जोड़ना पड़ेगा वो होगा बीन और फिर आप ऐड कर देंगे V3। ये देखिए, बस इतना आपको करना है। और जो लोग टेंस पढ़े होंगे हाई स्कूल वगैरह में, आपको थोड़ा सा याद होगा, आपने पढ़ा होगा 12 टेंसों में से, ठीक है, यस, आपको 12 टेंस में से केवल 8 का बनता है। 12 टेंस में से पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं तो केवल 8 का बनता है। कौन सा, यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 ये हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, 3 ये हो गया, और यहां फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। तो बनता किसका नहीं है, ठीक है, बनता किसका नहीं है, तो केवल यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 3 इसका नहीं बनता, और एक बनता है, यानी नहीं बनेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस का, अर्थात फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सुन लीजिए ध्यान से, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, पहली बात। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या यूं कहें कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सीरीज में एक भी नहीं बनेगा,
और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। तो 3 उधर हुए, 1 इधर हुए, अर्थात 4 का नहीं बनेगा, 8 का बनता है। क्लियर हुई सबको बात? ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड। अब मैं 1-2 सेंटेंस करके बता देता हूं, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैं लेके आया हूं, सभी आज क्वेश्चंस मैं आपसे करवाऊंगा और आप जवाब देने वाले हैं। और कुछ हु की कंडीशन समझेंगे, आपको यह समझाऊंगा कि मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड कैसे पैसिव वॉइस बनते हैं, आपको यह बताऊंगा एक्चुअल में कि आप इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बना सकते हैं, हुम का कैसे बनाएंगे, इंफिनिटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो उनको कैसे फेस करेंगे, वो सारे पॉइंट्स को आज देखने वाले हैं। जो आप डर बने रहता है ना कि सर एग्जाम कैसे क्वालिफाई करें, सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने बोला ना किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, जितना हो सके इजी से इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश को हवा नहीं बनाना है और ना ही हल्के में लेना है, ठीक है? दोनों आपको मेथड को अडॉप्ट करना है और समझते हुए चलना है। बहुत मजा आएगा, आपको एक अलग फीलिंग आएगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख करके आपको एक्चुअल में समझा देता हूं, ठीक है? इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या इज एम आर के साथ, यानी एक चीज कॉमन कर लीजिए। देखिए यहां पे इज एम आर V3 है, कॉन्टिन्यूअस में यहां पे आपने क्या लगा दिया, बीन। यहां पे हैव हैज आपको लिखा मिलेगा, अलग से क्या लगा दिया आपने, बीन। यहां पे आप देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अलग से क्या लगाया आपने, बीइंग, ठीक है? क्या लगाया आपने, बीइंग। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट में आपने क्या लगाया, बीन। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में आपने क्या लगाया, बीन। यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनमें समझिएगा, यस ये पॉइंट समझिएगा, मैंने क्या बोला, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में आपको केवल बीन जोड़ना है। ये बीन है, ये बीन है, ये बीन है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको केवल बीइंग जोड़ना है, यहां पे बीइंग है और यहां पे भी बीइंग है। और बाकी में आप देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में आप बी लगा देंगे और बाकी आपको इज एम आर के साथ V3, वॉज वर्क के साथ V3। आइए एक आध दो पहले सेंटेंस देख लेते हैं, एक आध दो सेंटेंस मैं देखूंगा। अब मैंने कहा इस सेंटेंस को आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? मैंने कहा ही टीचेस में, ठीक है? आपने देखा ही टीचेस में, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। किस फॉर्म में? बहुत जीरो शुरुआत कर रहा हूं। इसको मैंने बोला ये गिवन सेंटेंस जो है एक्चुअल में ये एक्टिव में है कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सर एक्टिव में है। अब इसको आप उठाएंगे, ये तो इसको आप जो उठाएंगे तो आई लिख जाएगा, ठीक? आई के साथ आप क्या यूज करेंगे, एम, और थर्ड फॉर्म में क्या यूज होगा, डॉट, और फिर आप लिखेंगे बाई और ही को किस में बदल देंगे, हिम में, ठीक है? ये इसमें चेंज हो जाएगा। हाँ ये एक्सेप्शन केस आते हैं, इतना आसान नहीं आता, लेकिन शुरुआत तो आसान से करेंगे ना देव गौतम जी, वो मुझे भी पता है। पहले आप एक दो करना तो सीख जाइए और फिर मैं हिलता हूं एक्सेप्शनल की ओर, वो मुझे पता है। पहले होता है ना, आपको सीधे नहीं दौड़ा देना है, पहले थोड़ा सा वार्म अप करना है। और जब आप वार्म अप करने लायक होंगे ना तो मैं खुद बोल दूंगा अब आप जोर शोर से दौड़ लगा दीजिए। बस इस चीज को आप ध्यान देना है। ये एक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। अगर आप इतना समझ गए, इतना आप समझ गए, तो मैं चाहूंगा ये देखिए, आई एम टॉट बाई हिम, यहां पे आप बनाएंगे आई एम टॉट बाई हिम, तो यहां पे ही को आपने हिम में बदला, यहां पे मी को आई लिख दिया, आई एम टॉट बाई हिम, ठीक है? ये चीज क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी को पॉइंट समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए, ठीक? अब आप समझिएगा, मैंने कहा ही टीचर्स मी, तो आई एम टॉट बाई हिम। अब एक आध दो सेंटेंस देखिए, पहले आप बेसिक से समझिएगा यहां पे। अब आप बताइए इसका एक्चुअल में जवाब क्या होना चाहिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है? ये बताइए आई लाइक हिम मैंने बोला, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये किस टेंस में लिखा है। यहां पे आई लाइक हिम है, तो इसका मतलब ये गिवन सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं? अब मैं अगर आपसे पूछूं तो यह किस में होगा, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अब एक चीज देखिएगा, ध्यान से समझना है। कॉन्टिन्यूअस में आप बीइंग लगाते हैं तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, इसको आप काट देंगे। क्यों? क्योंकि यहां बीइंग लगा है। कोई दिक्कत? ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वॉज लगाने की जरूरत यहां पे है ही नहीं, हटा दीजिए। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहां पे भी वॉज लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, तो आप किसको टिक कर देंगे, ये डी वाला होगा कि नहीं?
अब आप सीखते भले आपको टफ तरीके से आप सीखते हैं, लेकिन करने का एक सिंपल तरीका है। आपने यहां पे देखा सेंटेंस प्रेजेंट में है ना, हाँ, तो ये वॉज वाला ऑप्शन हट जाएगा ना, यहां पे वॉज वाला हट जाएगा। अब हमें सेलेक्ट करना है बी और डी में, तो हम किसकी ओर बढ़ेंगे? बोलिए, हम किसकी ओर बढ़ेंगे? तो बीइंग तो ये कॉन्टिन्यूटी को डिनोट करता है, यहां पे एक्चुअल में यहां पे कॉन्टिन्यूटी को शो नहीं कर रहा है। एक ही ऑप्शन बचता है जो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। आप बोलेंगे ही इज लाइक बाय मी, तो आई को आपने यहां पे ऑब्जेक्ट बनाया, हिम को यहां पे सब्जेक्ट बना दिया। हो गया कि नहीं? वेरी गुड। अब अगर हो गया तो अगला वाला बताइए। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है, आप इसको बताइए, इसमें क्या होना चाहिए? इसको फटाफट सभी लोग बताएंगे। यहां पे क्या होगा? आंसर सभी लोग देंगे, आंसर में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा। इसको आप समझने का प्रयास करें और जवाब दें कि एग्जैक्टली ये फोर्थ वाले में क्या होगा। अब यहां पे देखिए, लुक्स लिखा है ना, तो ये V5 लिखा है। ये कौन सा लिखा है? V5, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली कंडीशन आ गई है। आई है कि नहीं? अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, यहां पे वर आप हटा दीजिए, यहां पे वर हट जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की कंडीशन की बात कर रहा है। आया है कि नहीं? वेरी गुड। अब यहां पे चाइल्ड RR दो बार लिख दिया है। आपको पता है कि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो चाइल्ड के साथ तो इज आएगा ना। चाइल्ड के साथ क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर इज आएगा, तो चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। बचा कौन सा? द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय हर हो जाएगा। टफ लग रहा है? आप बताइए, टफ लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर टफ नहीं लग रहा है, इजी है ना। अगला देखिए यहां पे, ठीक है, इसको बताइए। यहां पे पहले मैं सिंपल तरीके से करवा के आपसे आइडिया ले रहा हूं कि आप कितना फटाफट आंसर कर पा रहे हैं, और जैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बन गया, अभी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। पहले आप धीरे धीरे इंटर करना सीखिए, धीरे धीरे आप समझना शुरुआत करिए, और जैसे ही आपको समझ में आने लगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप देखिए कितना आसान तरीके से आप बता सकते हैं। बताइए इसमें क्या है? तो अब देखिए, यहां कॉलिंग है आईएनजी फॉर्म। जैसे ही आपने आईएनजी फॉर्म देखा, तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया, क्या? बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग, बीइंग, बीइंग। क्या आएगा? बीइंग। तो मतलब ये ऑप्शन हट जाएगा। हट जाएगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल हट जाएगा। अब बचा कि यहां पे किसका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको भी आप हटा देंगे। एक ऑप्शन बचता है ये वाला, तो आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर हो जाएगा। है ना कितना आसान? आप बताइए, वॉइस आसान लग रहा है कि नहीं? अब लग रहा है? अब बताइए, अभी मुश्किल से 35 मिनट हुए और आप जवाब देना शुरू कर दिए। और आपको सबसे खूबसूरत बात बताऊं, ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब आप सोचिए कैसे फील हो रहा है आपको, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हाँ, अब ये देखिए, अब कुछ लोग लग रहा है इतना आसान। हाँ है इतना आसान, लेकिन सारे क्वेश्चंस आसान नहीं होंगे। यस। अब इसी तरीके से इसका जवाब दीजिए। बताइए, इसको आप जवाब दीजिए कि ये किस में है ना? वेरी गुड। इसको आप बताइए कहां होगा। अब इस सेंटेंस को आपने देखा कि हैमलेट वॉज रिटन। अब यहां पे तुरंत माथा आपके दिमाग में क्लिक किया, अच्छा यहां पे वॉज वर्ब के साथ V3। अभी सर ने बताया था कि वॉज वर्ब के साथ क्या आएगा? V3। तो इसका मतलब ये गिवन सेंटेंस क्या है? पैसिव में है। किसकी बात हो रही है? एग्जैक्टली, ये पैसिव की बात हो रही है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ सर है। तो पैसिव वो इसमें, तो इसको हमें किसमें बदलना है? एक्टिव। हमें किसमें बदलना है? एक्टिव। तो अब आपको पता है कि अगर वॉज वर्ब आया, अगर वॉज वर्ब आया और V3 यूज किया गया, तो मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है कि नहीं? अभी चार्ट में बनाया था पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप बोलेंगे सर ये बात तो है, तो अब एक्टिव में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? एक्टिव में। तो भाई साहब ये आप हेड हटा देंगे, क्योंकि यहां पे परफेक्ट वाली कंडीशन आई है, ये हट गया। ठीक, यहां पे देखेंगे राइट से लिखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हट जाएगा। ये हैज अ रोट कोई मतलब होता ही नहीं है, तो ये वाला भी हट जाएगा। ऑप्शन कौन सा बचा? डी वाला। ये देखिए, आप बोलेंगे शेक्सपियर रोट हैमलेट। V2 की बात हो रही है, V2 की कंडीशन, तो आप पास्ट इंडेफिनिट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब बताइए टफ लग रहा है? आप खुद बताइए, ये वॉइस आप खुद जवाब दे रहे हैं और लाइव है इस समय आप। अब आप बताइए, वॉइस जैसा टॉपिक टफ लग रहा है? नहीं लगना चाहिए भाई, लगना ही नहीं चाहिए, एकदम सिंपल है।
समझने की अगर शैली हो, आप यहां पे बेहतर तरीके से समझे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। कुछ भी टफ नहीं है, सच बता रहा हूं, है कि नहीं? आप खुद बोलिए, टफ लग रहा है? आप खुद जवाब दे रहे हैं। मैंने क्या बोला? वॉज वर आया V3, तो मतलब ये पास्ट का पैसिव वॉइस में है। पास्ट का पैसिव है तो हैड और V3 आता है तो पास्ट परफेक्ट होता है, हट गया। यहां पे राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, हट गया। यहां पे आप देखेंगे हैज रोट, कोई मतलब होता नहीं, क्योंकि हैज के साथ रिटन आता है। एक बच रहा है भाई साहब, तो आप बोलेंगे शेक्सपियर रोट हैमलेट। ठीक, ये देखिए। अगला देख लेते हैं इसी तरीके से। अब इसको थोड़ा सा, इसको बताइए यहां पे कौन सा होगा? इसको बताइए, कमला गेव मी अ पेन। ठीक, बताइए। बिल्कुल। अब बताइए यहां पे कमला गेव मी अ पेन, यहां पे सेंटेंस क्या कह रहा है? कमला गेव मी अ पेन। V2 की बात हो रही ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी गिव होगा, गिव का सेकंड फॉर्म गेव होता है, थर्ड फॉर्म गिवन होता है, इसको थर्ड बोलेंगे। फोर्थ फॉर्म जो होता है ये गिविंग होगा, और इसी तरीके से इसको आप बोलेंगे गिव्स। ये हो गया, होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे यस सर। तो अब समझते हैं कि यहां पे कौन सा होगा। तो भाई साहब इसको तो आप हटा ही देंगे, ये ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट हो गया, हट गया। इसी तरीके से ये वाला भी हट जाएगा, ये भी हट गया। अब इसी तरीके से यहां पे भी आप हटा देंगे, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए कौन सा आंसर होगा, बोलिए। ये देखिए, अब आप समझ गए होंगे ना यहां पे कौन सा होगा। बिल्कुल, यहां पे देखिए ना, गेव लिखा है ना सेकेंड फॉर्म, तो वॉज वर देखना है हमें। केवल क्या देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वॉज वर के साथ V3 वाली कंडीशन बनी हो। वॉज वर के साथ क्या आया हो? V3। तो अब वॉज वर के साथ V3 है, तो इज वाला तो होगा नहीं, हाँ। हैड वाला तो होगा नहीं, हाँ। एम वाला तो होगा नहीं, हाँ। तो ये तीनों कट जाएंगे, बचा कौन सा? ये आई वॉज गिवन अ पेन बाय कमला। सॉरी, कमला नहीं, कमल है। ठीक है, कमल। बात सही है कि नहीं? आप खुद बताइए, लॉजिक से आप समझने का प्रयास करिए। यस, गिव का सेकेंड फॉर्म यहां पे गिव दिया है। यस, गिव, तो यहां पे आई एम नहीं होगा, इसी तरीके से हैड नहीं होगा, इसी तरीके से इज नहीं होगा। सिंपल सी बात है भाई, वेरी सिंपल। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैसिव वॉइस। यस, अब एक चीज और मैं बताता हूं। कमल गेव मी अ पेन, इसको दो तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मैं थोड़ा सा बताता हूं। मैंने कहा कि इस सेंटेंस का कमल गेव मी अ पेन, इसको दो तरीके से बनाएंगे। ठीक, एक सेंटेंस देखिएगा। एक तो यहां पे आई से बना दिया गया है, आई वॉज गिवन अ पेन, ठीक है, अ पेन बाय कमल। दूसरा कैसे बनेगा? एक चीज और समझ लीजिए, यहां पे आई से बनाया है और एक अ पेन से भी बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं अ पेन, फिर बोलेंगे वॉज, ठीक है, गिवन, ये फिर क्या लिखेंगे? टू मी, ये देखिए, फिर आप लिखेंगे बाई और फिर लिखेंगे यहां पे कमल। ये इसका दो तरीके से, यहां पे देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, यहां पे एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। मतलब आप इससे भी बना सकते हैं, यहां से भी, इससे भी, इससे भी। तो ये तो पहले बना दिया गया है, आई वॉज गिवन अ पेन बाई कमल। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अ पेन वॉज गिवन, फिर आप लगाएंगे टू मी बाई कमल। गॉट द पॉइंट? यस, वेरी गुड। जय हिंद, जय हिंद। ये बात समझ में आई ना सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ, मुझे लगता है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात आती है थोड़ा सा, अब मुझे इस चीज का एहसास हो गया कि अब थोड़ा समझ में आपको आ गया है। ठीक है, यहां पे अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, टू मी क्यों लगाया? अनुज जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। यहां पे एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी ह्यूमन बीइंग से जो बिलोंग करेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसको बोलेंगे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं यहां पे ये दो तरीके के होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो, तो अगर पैसिव वॉइस में, ध्यान से समझिएगा, पैसिव वॉइस का अगर सब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू लगाया जाता है। ये रूल्स होते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट आए हों, तो अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू लगाया जाता है। तो ये जानबूझ के नहीं, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है अनुज जी, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। इसी वजह से यहां पे मी के पहले मैंने टू लगा दिया। होप करता हूं इतना बात आपको बढ़िया से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, यस, क्लियर हुई बात।
अब मैं थोड़ा सा हट के बात करूंगा। अलग हटने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अब हट के थोड़ा कॉन्सेप्ट की ओर मूव ऑन करूंगा। मतलब यह हुआ कि थोड़ा सा टफ पोजीशन में आऊंगा। जैसे अक्सर आप गलतियां कर देते हैं, हु से रिलेटेड सेंटेंस का एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूं हु से रिलेटेड सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंजेस करते हैं। उसमें एकदम नजरें गड़ा के रखिएगा, नजरें टिका के रखिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब तक हेड के साथ V3 नहीं आएगा आप कभी भी परफेक्ट नहीं बोलेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पे हेड के साथ V3 है, इसलिए ये पास परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, वेरी गुड। मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा सेंटेंसेस रिलेटेड टू हु, आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी, आपकी हेडिंग होगी सेंटेंसेस रिलेटेड टू हु। नेक्स्ट हेडिंग होगी, बहुत अच्छे समझिएगा, है ना। मैंने कहा सेंटेंसेस रिलेटेड टू हु, ये आपकी हेडिंग होगी सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस ओके रिलेटेड टू ठीक है हु, ये ध्यान देना है। इसका आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन इससे बनता है, आप एग्जाम में देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपको नाश्ता घूमता कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ओके, हाँ मैं समझाता हूं। हु की कंडीशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है तो मैं इसको समझा रहा हूं। अब सुनिएगा, हु जो होता है यानी हु, ध्यान से समझिएगा। हु किसी भी सेंटेंस से जब यूज होता है तो ये हमेशा सब्जेक्ट की तरह काम करता है। यानी किसी भी सेंटेंस में जो हु होता है वो कैसे काम करेगा? सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, इसी में अगर आप इसको कर देते हैं हुम में, इसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम कहलाएगा। यानी हुम जो होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। मैंने क्या बोला कि हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या कहलाएगा? हुम। ठीक है, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो आप बोलेंगे हुम। तो अब मैंने सेंटेंस में इस चीज को एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप समझ पाए। तो जैसे सेंटेंस में हु है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे? हुम। और ये क्या बन जाएगा? तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के पहले क्या यूज करेंगे? तो आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पहले हम पैसिव वॉइस में इन जनरल हम बाई का यूज करते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि आप लिखेंगे बाई हुम। ठीक है, बाई हुम। और ये भी आपको पता है कि ये WH वर्ड भी कहलाता है। इसको आप क्या बोलेंगे? तो जवाब होगा WH वर्ड। इसके तुरंत बाद यानी WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आएगी? तो आपका जवाब होगा हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ आएगी। फिर इसी तरीके से अब आप यूज करेंगे क्या? तो आपका जवाब होगा सब्जेक्ट। और वो कौन सा होगा? नया वाला। बहुत स्ट्रक्चर अच्छे समझिएगा। इसको आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो अब ये क्या बनेगा? यहां पे दूसरा वर्ड सब्जेक्ट होगा। और फिर आपको पैसिव वॉइस में मेन वर्ब किस फॉर्म में आती है? तो आप हमेशा यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में। और सेंटेंस के अंत में यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। आप किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छे समझिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये बना दिया। अच्छा, एक एक्सेप्शंस और की कंडीशन आप रख लीजिए। और कई बार अब आपका जानते हैं कि पैटर्न बदलता है, एग्जाम थोड़ा टफ बनाने लगा है। इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। एग्जामिनेशन थोड़ा टफ होने लगे हैं तो एग्जामिनर एक कदम आपको आगे दे सकता है। आगे क्या देगा? आपको क्या करेगा कि हु में कोई चेंज ही नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हु को हु में ही रहने देगा। और सिंपल सा तरीका है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब एग्जामिनर रख देगा। क्या रखेगा? तो जवाब होगा यहां पे हेल्पिंग वर्ब रखेगा। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नया वाला। और पता है V3 तो यूज करेगा। अब ये जो बाई शुरू में यूज करता था ना, ये शुरू में आता था, एग्जामिनर इसको ले जाकर के बाई को अंत में चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। दो स्ट्रक्चर हैं जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये अक्सर एग्जाम में इससे बनते हैं। लेकिन एग्जामिनर यानी टफ बनाने के लिए, आपका कंपटीशन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा यहां पे चेंजेस ला सकता है। बदलाव थोड़े से हो सकते हैं। बदलाव कैसे? इसी को यानी जो बाई है इसी को सेंटेंस के अंत में लेके चला जाएगा। कहां लेके चला जाएगा? अंत में। अब ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ये बना दिया। ठीक है, और ये दोनों स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है? ऑफ कोर्स दे आर रिलेटेड टू पैसिव। ये पैसिव स्ट्रक्चर है, यहां पे ये पैसिव स्ट्रक्चर है। बाई होम, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट V3। ये हु है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है, फिर V3 बाई। अब यही बाई को इन्होंने अंत में ले लिया। कब?
जब यहां पे हु की कंडीशन होगी, हु में कोई चेंजेस आएगा नहीं। अब एक सेंटेंस देखिए, मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा हु टीच, यहां पे मैंने कहा हु इज हेल्पिंग, ठीक है, हु इज हेल्पिंग यू। ये देखिए, मैंने कहा हु इज हेल्पिंग यू, ये सेंटेंस है, आपने कहा हां। अब यहां पे हु इज हेल्पिंग यू को, हु को किस में आप चेंज करेंगे, तो आप बनाएंगे बाय हुम, ठीक है। पहले इसको बताने से पहले एक चीज समझ लीजिए, यहां पे मैंने क्या बोला, यहां पे हु कैसे काम करता है, ये सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, ये दोनों पैसिव है, ये भी पैसिव है, ये दोनों पैसिव के स्ट्रक्चर है, ये दोनों पैसिव के स्ट्रक्चर ही है, दोनों पैसिव है। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, हु कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह, मतलब ये अपना सब्जेक्ट है। फिर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, यानी इसमें मैं लिखे दे रहा हूं हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब। और आपको पता है कि मेन वर्ब के बाद जो शब्द आता है वो क्या कहलाएगा, तो आपका जवाब होगा सर ये तो बहुत ही इजी है, मैं तो जानता हूं इसको, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है भाई, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे हु को किस में चेंज करेंगे, तो आपका जवाब होगा ये चेंज हो जाएगा बाय हुम में, ठीक है। ये किस में चेंज हुआ, तो आपका जवाब होगा बाय हुम में। बाय हुम के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान से समझिएगा, नजर एकदम गड़ा के रखना है। यहां पे मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट नया आएगा ना, हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट, ठीक। अब नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, नया वाला सब्जेक्ट क्या बनेगा अपना, तो भाई साहब यू बैठे हुए मुस्कुराते हुए, सर हम तो बैठे हुए, आ जाइए। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो अब यहां पे यू आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के साथ क्या आएगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, इज एमआर के साथ आईएनजी, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यू के साथ आर आ जाएगा, आर, फिर आप यू लिखेंगे और पैसिव वॉइस में अलग से क्या लगाते हैं, तो आप बताएंगे सर कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो आप बताए थे ना स्ट्रक्चर में कि बीइंग आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, याद भी है, वेरी गुड, आप सभी को याद है। तो आप यहां पे क्या लगा देंगे, तो जवाब होगा यहां पे बीइंग लगेगा। मैंने कहा और कुछ होगा, तो आपने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, V3 लगेगा ना। मैंने कहा सही है, तो आप लगाएंगे यहां पे हेल्प्ड। ये देखिए हेल्प्ड, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यू नीड टू पुट क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए यहां पे आपने बोला बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड, बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड। और दूसरा देख लीजिए इस स्ट्रक्चर नीचे वाले के अकॉर्डिंग, नीचे वाले के अकॉर्डिंग आप हु ही लिखेंगे यहां पे, ठीक। और फिर आप लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे यू, और फिर लिखेंगे यहां पे बीइंग, ठीक है, और फिर लिखेंगे यहां पे हेल्प्ड। और जानते हैं यहीं पे बाई को लेकर के अंत में चले आएंगे, यानी यहां पे आपने देखा हु, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट है, ठीक है, अलग से बीइंग लगाया, ठीक है, V3 लगाया, ठीक है, कुछ यहां पे बाई लगा दिया, ठीक है, ये कंडीशन बनी। और पहले वाले को देखिए, यहां पे पहले वाले के अकॉर्डिंग बाय हुम सही है, हेल्पिंग वर्ब सही है, सब्जेक्ट है सही है, बीइंग तो आप कॉन्टिन्यूअस में लगाएंगे, बिल्कुल सही है, V3 बिल्कुल सही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है भाई, यस। दीपिका जी आपका भी जवाब बिल्कुल सही है। अजय भार्गव जी, बाय हुम आर यू बीइंग, यस, वेरी गुड। अब क्या मैं मानूं आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन मार्क लगेगा, ऑफ कोर्स, है ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये आपने हु आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय लग गया। अब कुछ सेंटेंस आपके लिए, मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से चीजें आप कर पा रहे हैं, नजर एकदम बना के रखिएगा। बढ़िया प्यारे से मैं एक दो सेंटेंस आपके लिए रखता हूं, जवाब दीजिएगा। मैं ये देखूंगा कौन है जो सबसे पहले जवाब देगा। इसका ये मतलब नहीं जो अंत में देगा तो निराश हो जाए, सर क्या बताए हमारा अंत में हो गया, अंग्रेजी हमारी बहुत कमजोर थी। कोई बात नहीं है ना, कोई आगे पीछे दे भी सकता है जवाब। इसका ये बिल्कुल नहीं है कि आपको आता नहीं, आप मेहनत करेंगे सबको आएगा। ओरिएंटेड स्टडी करना है, रट्टा नहीं करना है, बहुत ही चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से करना है। आप क्वेश्चन खुद करने लगे तभी आप एहसास करें कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट पे धीरे धीरे कमांड होने लगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है, हु हैज, ठीक है, हु हैज सपोर्टेड यू। ये आप ये सेंटेंस बताइए, हु हैज सपोर्टेड यू, एक सेंटेंस ये है। फिर मैंने कहा हु विल, ठीक है, गिव द मनी,
ये 2 सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस को आप चेंज करिए। एक सेंटेंस में और लिखे दे रहा हूं, आप भी प्रयास करिए इसको। मैंने कहा हु, ठीक है, हु वॉज, ठीक है, राइटिंग, हु वॉज राइटिंग, ठीक है, दिस नॉवेल, ठीक है, नॉवेल। ये क्वेश्चन मार्क लगा दी। ये 3 सेंटेंस है और इस 3 सेंटेंस को आप ट्राई करिए, जस्ट ट्राई करिए। सपोर्टेड है, ठीक है, ये SU है, ठीक, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, सपोर्टेड है। इन सभी का मैं चाहूंगा आप कन्वर्ट करने का प्रयास करें। ये 3 सेंटेंसेस दिए हैं, गलत मत करिएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी, आप गलत मत करिएगा, ठीक है, आप अच्छे से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यस। जब आप खुद जवाब देते हैं ना तो सच में बताओ एक अलग फीलिंग आती है, क्योंकि एक्चुअल में ये आप नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये कहीं ना कहीं मेरी जीत हो रही है। मैं फील कर रहा हूं कि वाह, ठीक है, मैंने करवाया, सिखाया और आप तुरंत सीख गए। ये चीज होती है, तो आप भले कर रहे हैं लेकिन जीत मेरी हो रही है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो एहसास होता है कि हाँ, कम से कम मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही है। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वेरी गुड। नहीं, यू के साथ हैज नहीं आता है, हैव आता है, वेरी गुड। तो अब पॉइंट देखिए, यहां पे क्या लिखा गया है, नहीं, यहाँ पे हु हैज सपोर्टेड यू, यहाँ पे यू तो लिखेंगे ना, इनकम्प्लीट है भाई, यहाँ पे यू लिखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोग अपने से ही जोड़ लिए थे बहुत बढ़िया, फूल चंदी ऐसे ही बना दिए बिना ऑब्जेक्ट के। अरे मालिकों, ये बताइए, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया था और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है ना। ये देखे, कुछ इतने लोग महान है कि बिना बिना ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस बना दिए। मालिक, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट, ये तो थोड़ा सा है ना, मैं फेंक दिया था, टॉस कर दिया था ना, या भूलना ही बोलिए। मतलब इतने महान लोग हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के भी बना दिए। ये भाई, ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, मतलब चाहिए भी। ये कॉन्फिडेंस अच्छा था। कोई बात नहीं सर, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या हुआ, हम ऐसे इंसान हैं बिना ऑब्जेक्ट के भी बना देते हैं। कहते हैं ना कि जहां हम चलते हैं वहां काफिला चल देता है, तो हम तो वहां हैं। ऑब्जेक्ट नहीं आया तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हम अपना रख देंगे ऑब्जेक्ट जो है अपना वाला रख देंगे, ठीक। अब यहां पे आपने देखा कि ये क्या लिखा है, हु, ठीक है, ये हु है, ठीक। अब हु को किस में बदलेंगे, तो जल्दी बताइए। तो आप बोलेंगे सर हु को तो हम बदल देंगे बाय हुम में। मैंने कहा बहुत अच्छे, किस में चेंज होगा, यस, हाँ, माना कि यू प्रेजेंट था, वेरी गुड, मैथ्स की तरह। तो हु को आपने क्या लगाया, बाय हुम, यू सब्जेक्ट बनेगा। आपने कहा हाँ, तो बाय हुम हैव यू, ठीक है। और फिर पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे आप अलग से, तो आप बोलेंगे बीन, और सपोर्टेड तो ऑलरेडी लिखा ही रहेगा। ये देखिए, ये तो लिखा ही रहेगा, बनेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ। तो बाय हुम हैव यू बीन सपोर्टेड, बाय हुम हैव यू बीन सपोर्टेड, कोई बात नहीं, हाँ, वेरी गुड। तो अब यहां पे क्या है, हु, तो आप क्या लिखेंगे, बाय हुम, ये देखिए बाय हुम। फिर अलग से क्या लगेगा, कुछ नहीं सर, विल तो आप लगा ही देंगे, ठीक। ये आप बनेगा द मनी, द मनी, ठीक है, द मनी लगाया। पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, बी, और फिर यहां पे गिवन हो जाएगा, है ना, ये हो गया। तो मैं देख रहा हूं बाय होम विल द मनी बी गिवन, देव गौतम जी, वाह, सभी लोग जवाब दे रहे हैं भाई, वेरी गुड। मतलब क्या दिमाग है भाई साहब, मानना पड़ेगा। बढ़िया से पढ़ाई करना है, एमटीएस आपके लिए है। ये जितना एक बार में आप चीजों को समझ के जवाब दे रहे हैं ना, तो कोई अगर आपको कहे आपको नहीं बनता, तुमसे नहीं बनता, तुम जीवन में कुछ नहीं करते, उसको है ना एकदम बाइकआउट कर दो ऐसे इंसान को। इंग्लिश जैसे विषय को आप जवाब दे रहे हो भैया, एक बार में आप समझ के। हर कोई जवाब दे रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, कमेंट सबका मैं देख रहा हूं, सब कोई जवाब दे रहे हैं। और ये सब जानते, ये अगर आप एग्जाम के पेपर देखते होंगे, आप चाहे सीजीएल उठा लीजिए, सीपीएसआई उठा लीजिए, आप चाहे एमटीएस उठा लीजिए, चाहे सीएचएसएल उठा लीजिए, आप चेक करेंगे एक क्वेश्चन आपका हु लड़खड़ाता हुआ नजर आएगा, हु से आता है। और ये सब वॉइस वगैरह आप एक्चुअल में ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनना ही है, हाँ, ये क्वेश्चंस बनते ही है एग्जैक्टली ऐसे। हाँ, जो आपको बोले ना इंग्लिश नहीं आता, तुरंत बोलिएगा, कुछ नहीं, मैं आपसे थोड़ी सुनूंगा, आप कौन होते हैं मुझे जज करने वाले, है ना, वेरी गुड, एकदम आपको आता है, कभी अपने आप को कम आकलन मत करिएगा। अब यहां पे देखिए, फिर मैंने क्या बोला, हु है, तो अब यहां पे बाय हुम आप लगाएंगे, देख रहे हैं आप, है ना, पूरा आप कहते हैं ना, देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं एकदम, हाँ।
तो ये डायलॉग अभी नहीं मारूंगा फिलहाल। ये यहां पे देखिए, यहां पे क्या लगेगा, दिस नॉवेल, तो बाय हुम वॉज, ठीक है। अब बोलेंगे दिस नॉवेल, ठीक है। ये अब यहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, है ना, बिल्कुल। तो अब यहां पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अलग से क्या लगाएंगे, बीइंग, और फिर आप लगाएंगे रिटन। ये क्या लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर रिटन लिखिएगा। ये देखिए, तो मतलब बाय हुम वाज दिस नॉवेल बीइंग रिटन, बाय हुम वाज दिस नॉवेल बीइंग रिटन। सुधा जी यहां पे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज राइटिंग, अलग से आप बीइंग लगाएंगी ना। ये देखिए बीइंग आएगा, बीइंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी को एक्चुअल में शो कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी शो नहीं करेंगे क्या, कॉन्टिन्यूटी तो शो करना है। आप ऐसे समझ लीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अलग से भाई साहब जो है बीइंग तो बैठे ही होंगे, ये तो आना तय ही है, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते। ये तो आप कहते ना सर्वे सर्वा वाली स्थिति बन गई। आप क्या लगा देंगे, बीइंग को आपको लगा देना है बस, यस बीइंग लगाना है, ये बीइंग आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए मुस्कुराते हुए। अब बस कुछ नहीं करना था, बाय हुम आया, यू के अकॉर्डिंग हैव लगा दिया आपने, अलग से पैसिव वॉइस में बीन आ गया, सपोर्टेड, बिल्कुल सिंपल। अगला देखिए, हाँ अगला देखिए, यहां पे क्या है, बाय हुम, फिर अलग से विल, द मनी, और फिर फ्यूचर की बात हो रही ना, हु विल गिव द मनी, हु विल गिव द मनी, तो हु विल गिव द मनी लिखा है, वेरी सिंपल। तो अलग से क्या लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल, बी लगा दिया। फिर देखिए यहां पे मैंने कहा बाय होम लिखा है, आपने कहा हाँ सर, तो दिस नॉवेल के साथ क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर सिंगुलर की बात है, क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने कहा बहुत अच्छा। अब बात है यहां पे वॉज लग गया, किसके अकॉर्डिंग, जवाब होगा दिस नॉवेल के अकॉर्डिंग। मैंने कहा सही है। अब यहां पे क्या लगेगा, है ना, क्या लगेगा, तो आपने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, यहां तो बीइंग लगेगा। मैंने कहा क्यों, तो आपने कहा सर कॉन्टिन्यूअस की बात है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अलग से क्या बैठेगा, बीइंग लगेगा। क्या, बीइंग लगेगा। तो यहां पे आप बीइंग लगाएंगे और थर्ड फॉर्म आ ही जाएगा। आ जाएगा कि नहीं। अच्छा, कुछ अलग से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयार हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। थोड़ा सा अगर मान लीजिए हुम आ जाए सेंटेंस में, तब जैसे अभी तक तो हु था, अब हु को हटा करके हुम कर दें, सीखने के लिए तैयार हो, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ कमेंट सेक्शन में बताइए, हाय हिम्मत। बिल्कुल, कोई बात नहीं अनुज जी, अभी तो ये पहला प्रयास है, सब सही होगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी आपने ऐसे सीखा कि हु था तो क्या था, हु वाला सीखा था आपने। है ना, ठीक है, चलिए मजा आ रहा है ना, एब्सोल्युटली वेरी गुड। हाँ तो एकदम कॉन्फिडेंट रहा करिए, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं। तो मतलब हु वाला आपने सीखा किस तरीके से हु को हुम में, हाँ वेरी गुड। अब मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, बहुत सरल है, बहुत सरल, मतलब कहते हैं ना एकदम सरल से सरल। एक सुनिएगा, ठीक, बहुत अच्छे समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, अभी आपने देखा कि हु किस में चेंज होता है, तो आपने बोला सर हु को हम चेंज कर देते हैं हुम में। मैंने कहा बहुत अच्छा। ये हु क्या है, तो आपने एग्जैक्टली बोला सब्जेक्ट है, आएगी नहीं सब्जेक्ट, तो आप बोलेंगे हाँ सब्जेक्ट है। और ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया ये क्या है, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसको आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत गौर से समझिएगा, ये जितनी भी बात बोल रहा हूं अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, नजर इधर बना करके एकदम ओरिएंटेड स्टडी करना है। हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है, ये बात क्लियर हुई, सही बात है, यहां पे बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगला समझिएगा। अब यहां पे जैसे सेंटेंस में लिख दे रहा हूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा हुम हैज ही अब्यूज्ड। ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस चुटकियों में आपको समझ में आने वाला है। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो यहां पे ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये जो है सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ सर। मैंने कहा ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर अभी आपने बताया ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट बनेगा, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। तो इसका मतलब जब हु होता है तो किस में चेंज हो जाता है, हुम में, और अगर हुम रहा होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर ये हु में चेंज होगा। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला, हु है तो किस में चेंज है, हुम, और अगर हुम होगा तो किस में चेंज होगा। ठीक है, ये समझिएगा,
हु है तो किस में चेंज हुआ? हुम। और अगर हुम होगा तो किस में चेंज होगा? तो आपने बोला सर पलट देंगे जगह। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो आप इतना यहां पे यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब ध्यान से समझना है। मैंने क्या बोला? हु को हुम, तो हुम क्या बनेगा? हु। तो अब आप लिखेंगे सब्जेक्ट हु, ठीक है, और फिर यहां पे लिख देंगे हैज, फिर लिखेंगे बीन, बीन, और फिर आप लिखेंगे अब्यूज्ड, और फिर आप लिखेंगे बाई, और यहां पे लिख देंगे हिम। बस ये देखिए, कुछ नहीं ध्यान देना है मालिक, कुछ भी नहीं ध्यान देना है। हाँ ये देखिए ना, हु था तो हुम, और हुम तो होगा तो हु, यानी हु को आपने हुम और हुम को किस में चेंज कर दिया? हु में चेंज हो गया। बात समझ में आई? तो ये आपने अब इसको सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, अलग से क्या जोड़ेंगे? बीन। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। ये सब्जेक्ट था तो अब क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बना देंगे भाई। क्लियर हुई बात? ये क्लियर हुई ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताइए, टफ लगा? जब तक आप मन से आप इस चीज को माने रहेंगे, जब तक आप मन से माने रहेंगे कि हमारी इंग्लिश कमजोर है, हमसे ठीक नहीं हो सकती, आपका दिमाग आपको परमिट नहीं करेगा सीखने के लिए। आप दिमाग को हमेशा ये मनवाइए इंग्लिश आसान है, हम सीख जाएंगे। आप नहीं पढ़े थे तो टफ थी, अब आप पढ़ रहे हैं तो इजी है। बस यही मेथड पे आप चलिए। आप अगर कमजोर मान रहे हैं तो बस ऐसे मानिए पहले तो हम पढ़े ही नहीं थे तो आएगी नहीं, अब आप ध्यान से दे रहे हैं यानी आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इजी है आपके लिए। इस आइडियोलॉजी से आपको चलने की आवश्यकता है, ठीक है? एकदम नहीं टफ करना है और ना डरना है, आपको आ जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं, सारी चीजें आपको अच्छी से याद हो जाती हैं। मैं भी खुद ही देख रहा था, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, आप जवाब दे रहे थे। अब आज के लिए इतना ही करते हैं, अब रात हो चुकी है, 1 घंटे की क्लास मैंने लिया। होप करता हूं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमसे जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से रन करेंगी, आपको पूरी बैच के बारे में बताया जा चुका है। क्लासेस उसी वे में चलेंगे जिस अंदाज में, जिस अंदाज में मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं। आप जिस तरीके से आप यूट्यूब में पढ़ते हैं, पूरी जोर शोर मैं पूरी ताकत लगा देता हूं। जब आप जुड़ते हैं, कहीं ना कहीं आप जब सफल होते हैं तो हम लोगों को ये फील होता है कि हाँ आप हमसे पढ़े हैं। तो मैं कभी अपने यानी जिस तरीके से होता है ना कि एक अध्यापक हमेशा चाहता है, एक टीचर हमेशा चाहता है कि जो पढ़े रहे हमसे वो बेहतर मुकाम पे हो। जब आप मिले तो आपके मन में खुशी हो और इस पद पे रहे, कम से कम हम मिले तो मुझे भी प्रसन्नता हो कि देखिए इस डिपार्टमेंट में हमारे पढ़ाए हुए या हमसे सीख करके इस पद पे नियुक्त हैं। होप करता हूं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मैंने वही टॉपिक को आपको एक्सप्लेन किया जो वास्तव में आपके एग्जाम में आते हैं। पूरे हुनर के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं फिर से आने का प्रयास करूंगा कि आपको फिर मिलूं दुगनी ताकत के साथ, दुगनी ऊर्जा के साथ, और आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आऊं। आपको जब पढ़ाया जाता है तो उसके पीछे काफी मेहनत करके कि कितना इजी से इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है? हाँ, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अभी इस टॉपिक में बहुत कुछ है। इंपरेटिव सेंटेंस का आप कैसे बनाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज को कैसे बनाते हैं, इन्फिनेटिव को आप कैसे बनाते हैं, क्लॉजेस से रिलेटेड अगर होते हैं तो उनको कैसे बनाते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं जो एक्चुअल में इंडेफिनिट के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। तो होप करता हूं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।